हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के फोर्थ यानी चौथी क्लास में हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे एक्सपेंस एंड इनकम लेकर। लास्ट क्लास में अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट हो गया था, लायबिलिटी हो गया था एंड उनके टाइप्स भी हो गए। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस किसको बोलते हैं और एक्सपेंस कब किस तरीके से हम किस टाइप का देखते हैं और कौन सी खर्चे को हम एक्सपेंस बोलेंगे, उन सब का आज डिटेल इस क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस हम किसको बोलते हैं? मैंने आपको पहले भी जब एसेट समझाया था तब मैंने आपको एक बात बताया था कि हमने पैसा पेमेंट कर दिए बट अभी तक सुविधा नहीं लिया तो वो हमारे लिए संपत्ति होता है कि नहीं? बट अगर हमने पैसा भी दे दिया और सुविधा भी ले लिया तो वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है। अब तुम बोलोगे सर मैंने बिल्डिंग परचेज करा, मशीन परचेज करा, इसका तो हमने पैसा भी दे दिया और सुविधा ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सुविधा ले रहे हैं, अभी तक सुविधा लेना पूरा नहीं हुआ है। जब तक आप सुविधा लेते रहेंगे तब तक वो आपका एसेट रहेगा। सुविधा खत्म हो गया तो वो आपका एक्सपेंस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो एसेट हम किसको बोलते हैं? जब हम पेमेंट कर देते हैं, मतलब हमारा सुविधा लेना अभी पूरा नहीं हुआ बट हमने कंसिडरेशन चुका ऑलरेडी दे दी, यानी कंसिडरेशन पेमेंट हो चुका है बट सुविधा अभी तक नहीं ली है पूरा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। वही जगह पर एक्सपेंस हम किसको बोलेंगे? जब हमने सुविधा भी ले लिया और कंसिडरेशन भी पेमेंट कर दिया, यानी आउटगोइंग ऑफ कैश और fund due to availing of benefit or purchasing of an item or goods। किसी सामान को परचेज करने के लिए या कोई सुविधा को अवेल करने के लिए जो कैश या फंड का आउटगोइंग होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। तो सीधी बात में बताएं तो बेनिफिट, किसी आइटम का बेनिफिट और सर्विस रिसीव्ड, साथ ही साथ कंसिडरेशन also paid। बेनिफिट भी ले लिया, कंसिडरेशन भी चुका दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हमेशा एक नाम से समझाया जाता है। जैसे अगर मैं मेंटल सर्विस ले रहा हूं तो उसको हम सैलरी बोलते हैं, फिजिकल सर्विस ले रहे हैं तो हम उसको वेजेस बोलते हैं। जैसे मैंने किसी से मजदूरी करवाया और मजदूरी बदले में चुकाया, ठीक है नहीं? तो हमने क्या किया? वेजेस पेमेंट किए, पेड इन कैश। तो अब वेजेस किसको बोल रहे हैं? जो अपने फिजिकल सर्विस लिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसके बदले में जो हम चुकता कर रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? मजदूरी, यानी वेजेस। सेम मेंटल सर्विस ले रहे हैं, बदले में जो चुका रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी, है ना? तो जैसे सैलरी पेड बाय चेक। चेक से सैलरी दी है तो हमने क्या दी है? सैलरी, है ना? तो मेंटल सर्विस जो हमने लिए उसका एक नाम रख रहे हैं। क्या नाम रखने? सैलरी। इसलिए आपको ध्यान रखना है एक्सपेंस या इनकम को हम नामिक अकाउंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हम एक नाम रखते हैं। जैसे घर का सुविधा लिए, बिल्डिंग का सुविधा लिए, बदले में जो उसका हमने क्या नाम रख दिया? रेंट। बिल्कुल सही, है ना? इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा लिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हर एक एक्सपेंस या इनकम का हम एक नाम रखते हैं, इसलिए इसको नामिक हिसाब भी बोलते हैं। तो हमने वेजेस पेमेंट किया तो इसका नाम, मतलब फिजिकल सर्विस लिया बदले में जो पेमेंट किया उसका नाम रखा क्या? वेजेस। मेंटल सर्विस लिया बदले में जो पेमेंट किया उसका क्या नाम रखा? सैलरी। तो जब हम वेजेस पेमेंट करें तो हमारे लिए एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है? वो वेजेस। और जब सैलरी पेमेंट करते हैं हमारा एक्सपेंस क्या है? सैलरी। समझे क्या नहीं? है ना? तो इसी कारण से वेजेस जो पेमेंट हो रहा है तो आपने एक तो लिख दिया वेजेस, और वेजेस पेमेंट कैसे हुआ है? कैश में। तो दूसरा साइड आपका हो जाता है कैश। अगर आप
ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करते हैं तो अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने आपको बात करे थे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लेकर, जिसमें मैंने बताया था हर एक ट्रांजैक्शन में दो साइड रहेगा, एक चीज का सुविधा आता है, एक चीज का सुविधा जाता है, या एक जना सुविधा देता है, एक जना सुविधा लेता है। तो जब भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे तो उस केस में दो साइड जो होगा, एक तो होगा आपका एक्सपेंस का नाम और दूसरा हो जाएगा कैश। क्या हो जाएगा? कैश। सेम सैलरी पेमेंट किया है चेक से, अब बताओ कैसे होगा? एक तो आपका हेड सैलरी हो गया, क्यों? आपका सैलरी पेमेंट किए, कैसे पेमेंट किए? चेक से। तो दूसरा हेड हो जाएगा आपका बैंक। तो जब भी हम एक्सपेंस को पेमेंट करते हैं नॉर्मली कैश में पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे या बैंक से पेमेंट करेंगे। कैश से कर रहे थे तो एक्सपेंस का नाम और दूसरा कैश, अगर चेक से कर रहे एक्सपेंस का नाम और दूसरा बैंक। ये आ गया एक्सपेंस के केस में। अब हम बात करने वाले हैं इन्हीं एक्सपेंस का टाइप लेकर, एक्सपेंस कितने टाइप का होता है और उसको हम किस तरीके से देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। हम इसको इरेज कर दे। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंस लेकर। क्या लेके बात कर रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने टाइप का है अब हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। क्या लिखा मैंने? अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, आचरण के हिसाब से हम एक्सपेंस को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, बिहेवियर के हिसाब से हम एक्सपेंस को तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? चाहे मैं मेरा प्रोडक्शन करूं, चाहे मेरा बिजनेस चलाऊं, नहीं चलाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे 5 यूनिट बेचूं, चाहे 10 यूनिट बेचूं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये खर्चा मुझे करना ही पड़ेगा। जो खर्चा या जो एक्सपेंस ऐसे टाइप का है कि चाहे आप आउटपुट आपका हो चाहे ना हो, जो खर्चे को आपको करना ही करना पड़ेगा, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। यानी जो मेरा आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता, डिफर नहीं करता, आउटपुट वेरिएबल के साथ जो खर्चा अपने आप को चेंज या डिफर नहीं करता, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस which are not affected with the change in output। आउटपुट के चेंज होने के साथ जो खर्चा मेरा चेंज नहीं हो रहा, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। हाँ, चेंज हो भी सकता है एक लिमिट के बाद। जैसे हमारा इस रूम का कैपेसिटी मान लीजिए 100 स्टूडेंट का बिठाने का है, तो चाहे 4 स्टूडेंट पढ़ाऊं, चाहे 5 पढ़ाऊं, चाहे 100 पढ़ाऊं, मुझे इसका रेंट जितना है वो मुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। इवन संडे बंद रहेगा, इवन कोई छुट्टी आ गया बंद रहता है, तब भी उसका रेंट हमें चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है कि नहीं? वही जगह पर एक 100 यूनिट के बाद अगर होता है, जैसे 100 जने के बाद हो गया, तो इसका कैपेसिटी नहीं है, तब आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो एक लिमिट तक ये खर्चा हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, चेंज नहीं होता। ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे कि एग्जांपल आपका रेंट, फिक्स्ड सैलरी, है ना? ये सब आपका क्या होता है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस में होता है, जिनका आउटपुट चेंजेस के साथ कोई मतलब नहीं होता। आउटपुट हो चाहे ना हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, इसको एक लिमिट तक हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब हम दूसरा एक्सपेंस लेके बात करते हैं।
वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल मतलब वैरी कर रहा है, चेंज होगा। तो जो खर्चा आउटपुट के साथ साथ चेंज होते रहेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा तो खर्चा भी घटेगा। बिल्कुल सही। ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल एक्सपेंसेस। जैसे मेरा मान लीजिए ये मॉनिटर जो आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्शन का काम है या फिर ये पेन प्रोडक्शन का काम है। तो एक यूनिट बनाता हूं तो मान लीजिए 10 ग्राम प्लास्टिक की जरूरत पड़ता है, या एक ये मॉनिटर बनाता हूं तो मुझे एक एक यूनिट सब चीज का चाहिए होता है। तो 2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। यानी रॉ मटेरियल का जो खर्चा है, डायरेक्ट लेबर जो होता है, ये सब क्या होता है? चेंजेबल होता है। किसके हिसाब से? इस प्रोडक्शन यूनिट के साथ साथ। तो जो खर्चा हमारा आउटपुट के साथ साथ वैरी करेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या सेल बढ़ेगा तो जो खर्चे को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और सेल घटेगा या प्रोडक्शन घटेगा जो खर्चे को घटना पड़ेगा, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। एक्सपेंस which are varied with the change in output is known as वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस आउटपुट के साथ साथ चेंज होते रहेगा, वैरी करते रहेगा, ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस मान लीजिए, डायरेक्ट वेजेस मान लीजिए, ये सब हमारा क्या होते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। आप जानते हैं इन दोनों का मिक्सअप का भी एक एक्सपेंस होता है। मतलब यानी उस एक्सपेंस का एक हिस्सा तो आपका फिक्स रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, और दूसरा हिस्सा चेंजेबल होगा, यानी कंजम्पशन के साथ साथ, यानी आउटपुट के साथ साथ वो हिस्सा चेंज होते रहेगा। तो जिस खर्चे में ऐसे 2 हिस्से होते हैं, जिसका एक पार्ट फिक्स, एक पार्ट वेरिएबल, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। तो सेमी वेरिएबल हम किसको बोलेंगे? जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो बन जाएगा उसको हम बोलेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। यानी जो हमारा तीसरा हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस फिर हम किसको बोलेंगे? पार्ट ऑफ सच एक्सपेंस remain fixed and other part will be changed as per consumption और आउटपुट। मतलब एक खर्चे का एक हिस्सा तो आपका फिक्स्ड ही रहेगा, एक हिस्सा आपका फिक्स्ड ही रहेगा, बट जो दूसरा हिस्सा है वो आपका चेंजेबल होगा कंजम्पशन के साथ साथ या आपका आउटपुट के साथ साथ। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल, जिसमें 2 पार्ट, फिक्स्ड भी है और वेरिएबल। ऐसा कौन सा होता है? बिल्कुल सही, ऐसा आपके पास एग्जांपल है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लैंडलाइन की बात कर रहा हूं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में आपने देखे होंगे एक पार्ट रहता है आपका मीटर रेंट, वाटर चार्जेस में एक पार्ट आपका रहता है मीटर रेंट, आपने टेलीफोन फिक्स लाइन जो होता है उसमें भी अगर देखेंगे तो एक पार्ट रहता है आपका रेंट बोल के। तो जो रेंटल एक्सपेंस होता है उसमें वो आपका फिक्स्ड रहता है, बाकी जो आपका कंजम्पशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जितना आपने कंज्यूम करे, टेलीफोन के यूनिट जितना आपने कंज्यूम करे, उसके हिसाब से आपको दूसरे पार्ट का पैसा देना पड़ता है, उस हिसाब से वो पैसा बढ़ते जाते हैं। ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। क्यों? एक पार्ट तो आपका फिक्स्ड, मतलब रेंटल मुझे बोला जो पार्ट है वो आपका फिक्स्ड है, बट जो यूनिट वाला कंजम्पशन बिल है वो आपका क्या है? वेरिएबल।
ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो मैंने अभी बात की आपको बिहेवियर के हिसाब से एक्सपेंस को, बिहेवियर के हिसाब से एक्सपेंस को हमने 3 टाइप में आपको डिवाइड करके दिखाया। हमें तो एक्सपेंस ही सीखना है, बट एक्सपेंस का टाइप हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक्सपेंस देखते ही समझ में आए कि ये किस टाइप का है, और इस टाइप का बाद में आपका उपयोग में भी आएगा। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि मैं इस एक्सपेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तब आपको ये चीज क्लियर समझ में आए, इसीलिए हम इन टाइप को यहाँ पर आपको क्लियर कर रहे हैं। वैसे एक्सपेंस एक्सपेंस ही है, बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए, अभी मैंने बिहेवियर के ऊपर बेस करके आपको बताया। बिहेवियर के हिसाब से एक्सपेंस को हमने 2 नहीं 3 टाइप में डिवाइड किया। क्या क्या 3 टाइप? पहला आपका फिक्स्ड, दूसरा वेरिएबल, तीसरा सेमी वेरिएबल। फिक्स हमने किसको बोले? जो एक्सपेंस आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगा, एक लिमिट तक फिक्स्ड ही रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। दूसरा वेरिएबल, जो आउटपुट के साथ साथ चेंज होते रहेगा, वैरी करते रहेगा, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तीसरा सेमी वेरिएबल, जहां पर आउटपुट के साथ साथ एक यूनिट, एक पार्ट तो चेंज होते रहेगा, बट दूसरा पार्ट फिक्स्ड एक जगह सेम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कैसे फिक्स्ड एक्सपेंस हमने रेंट यहाँ पर और फिक्स्ड सैलरी वगैरह या फिक्स्ड जो वेजेस होता है वो मान लिया है, और वेरिएबल में हमने जैसे रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होता है वो सब हमने मान लिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट वेजेस जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ होता है। और अगर गुड्स की ट्रेडिंग की बात करूं तो गुड्स जो परचेज करते हैं, है ना, रॉ मटेरियल या सामान ट्रेडिंग के लिए जो इनपुट सामान आप परचेज करते हैं, यानी जो गुड्स का ट्रेड करते हैं, जैसे मेरा काम अगर मॉनिटर बेचने का है तो मॉनिटर परचेज करने का जो मेरा खर्चा है वो मेरा क्या है? वेरिएबल एक्सपेंसेस है कि नहीं। नेक्स्ट सेमी वेरिएबल मतलब क्या हो गया? सेमी वेरिएबल मतलब वो वाला हिस्सा जो खर्चा एक पार्ट फिक्स, एक पार्ट आपका कम, मतलब क्या होता रहेगा? वेरिएबल में चेंज होता रहेगा। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस। मैंने बोला इसका जो मीटर रेंट होता है वो आपका फिक्स रहता है, बट जो कंजम्पशन वाला हिस्सा रहता है वो आपका वेरिएबल होता है। जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना आपको पैसा देना पड़ेगा, जितना कंज्यूम कम उतना पैसा कम, है ना। तो इसलिए इस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यानी इसका ही दूसरा हिस्सा। अभी हमने बात किए थे अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अब हम दूसरा हिस्से लेके बात करेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर। नेचर के हिसाब से एक्सपेंस को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचर के हिसाब से एक्सपेंस 2 टाइप का। अब सर नेचर का क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कोई खर्चा कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो भी आपका खर्चा हो रहा है, सैलरी दे रहे हैं तो भी आपका खर्चा हो रहा है, ये पेन परचेज किया तो भी आपका खर्चा हो रहा है। तो कौन सी खर्चा एसेट के लिए भी हो रहा है तो भी खर्चा, और ये छोटा सा रेवेन्यू नेचर के लिए हो रहा है तो भी खर्चा है कि नहीं। मतलब ये खर्चे में से एक तो कैसेट बना रहा है और दूसरा डे टू डे में यूज हो रहा है। तो ये दोनों खर्चे को बाइफरकेट हम करेंगे इस नेचर के ऊपर बेस करके। नेचर के ऊपर बेस करके ही खर्चे का डिवाइडेशन होता है कि वो एसेट बनाएगा या एसेट की जगह पर रेगुलर डे टू डे खर्चे में काउंटिंग हो जाएगा रेवेन्यू नेचर बोल के। तो ऐसे टाइप में नेचर के ऊपर बेस करके हम खर्चे को मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है? एक तो आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, दूसरा आपका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। कैपिटल नेचर एक्सपेंस एंड दूसरा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। तो चलिए बात करते हैं। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर मतलब क्या होता है? आप समझिए, जो खर्चा आप एक ही बार करेंगे और जिसमें आपको बेनिफिट एक लंबे समय तक मिलते रहेगा, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? जो खर्चे को आप एक ही बार करते हैं और एक लंबे समय तक, लंबे समय मतलब 1 साल से ज्यादा पीरियड, यानी एक पीरियड से ज्यादा समय काल तक आप
आपको उससे बेनिफिट मिलते रहेगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो एक से ज्यादा समय काल तक आपको इनकम जनरेट करके देते रहेगा या इनकम जनरेट में मदद करते रहेगा, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। वही जगह पर जो खर्चा एक ही बार बेनिफिट देके खत्म हो जाएगा या शॉर्ट टर्म पीरियड में उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, यानी 1 साल से कम पीरियड तक वो बेनिफिट देगा, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। तो हम बताते हैं कैपिटल नेचर एक्सपेंस क्या बोला मैंने? बेनिफिट availed for a long period मतलब more than a financial year, more than a period। रेवेन्यू नेचर जहां पर बेनिफिट वन टाइम या एक ही पीरियड के लिए होगा। बेनिफिट्स availed for a short period और वन टाइम मतलब एक ही बार बेनिफिट देके वो खर्चा खत्म हो जाएगा। ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, जिससे हमें लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा। इसी कारण से कैपिटल नेचर का जो खर्चा होता है वो एक ही बार करते हैं और लंबे समय तक हमें बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्डिंग हमने खरीद रखा है, मान लीजिए अगर ये बिल्डिंग हम खरीद लेते हैं, इसका बेनिफिट एक लंबे समय तक मुझे मिलते रहेगा, दोबारा से वही सेम बेनिफिट के लिए मुझे दूसरा बिल्डिंग परचेज करने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगा। ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? ऐसे खर्चे को हम बोलेंगे कैपिटल नेचर एक्सपेंस। इसी वजह से कैपिटल नेचर एक्सपेंस से हमेशा एसेट यानी कैपिटल एसेट जनरेट होता है, यानी फिक्स्ड एसेट जनरेट होता है। वही जगह पर रेवेन्यू नेचर के खर्चे से शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट एसेट तैयार होता है, जिसको हम करंट एसेट भी बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो दूसरी बात ये है कि ये नॉन रिकरिंग नेचर है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ता। नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार होना, ये बार बार नहीं करना पड़ता। नॉन रिकरिंग, बार बार करने की जरूरत नहीं। वही जगह पर रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस, एक बार बेनिफिट मिल गया, दोबारा बेनिफिट चाहिए, दोबारा से वही खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे खर्चे को हम रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस बोलते हैं। रिकरिंग नेचर एक्सपेंसेस बोलते हैं। रिकरिंग मतलब बार बार होते रहते हैं। तीसरी बात ये है, कैपिटल नेचर एक्सपेंस से फिक्स्ड एसेट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? फिक्स्ड एसेट जनरेट, फिक्स्ड एसेट। वही जगह पर अगर मैं बात करूं रेवेन्यू नेचर के लिए, तो रेवेन्यू नेचर एक ही बार बेनिफिट देगा या शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देगा, जब तक आप बेनिफिट नहीं लेते, इसीलिए तब तक उसमें से क्या जनरेट होगा? करंट एसेट। क्या जनरेट होगा? करंट एसेट। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने बिल्डिंग परचेज की, मैंने मशीन परचेज किया, मैंने फर्नीचर परचेज किया, ये सब क्या होगा? ये सब कैपिटल नेचर। क्यों? इससे लंबे समय तक बेनिफिट मिलते रहेगा। बट हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये आप सेल करने के लिए परचेज नहीं कर रहे हैं, ये आप बिजनेस यूज के लिए परचेज कर रहे हैं, लंबे समय तक बिजनेस में यूज होगा, इसीलिए ये आपके लिए कैपिटल नेचर है। वही जगह पर अगर मैं इसी चीज का बिजनेस करता, जैसे मेरा काम मशीन बेचने का है, मैं प्रॉपर्टी ले लूं, मेरा काम प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का है, या फिर मैं फर्नीचर का दुकान खोल के, शॉप खोल के बैठा हूं, या फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो उस केस में वो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगा? जो मैं बेचने के लिए खरीद रहा हूं या बेचने के लिए बना रहा हूं, उस टाइम वो हमारे लिए रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस बन जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म स्टॉक बन जाएगा, जो हमारे लिए करंट एसेट बन जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेवेन्यू नेचर की, तो जो आपने आपका इन्वेंट्री परचेज किए हो,
या स्टॉक के सामान परचेज की हो या गुड्स परचेज की हो, गुड्स के बारे में हम बाद में दोबारा बताएंगे, है ना, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस हो जाएगा। वही जगह पर अगर मैं बात करता हूं, मैंने डेटर्स को सैलरी दिया है, सैलरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी परचेज किया है, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा हमारे लिए रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। क्यों, एक शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद वो बेनिफिट खत्म हो जाएगा। अब आप लोग बताओ ना, सपोज करो मैंने एक बिल्डिंग परचेज किया है, वो तो हमारा कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, बिल्कुल आपने सही किया। बिल्डिंग में व्हाइट पुट्टी जो होता है ना, पुट्टी करवाया वाली पुट्टी, बताओ ना किसमें जाएगा। आप सभी बोलोगे कि ये रेवेन्यू है, बट ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल नेचर है। जिनको पता है उनको पता है कि पुट्टी जो होता है वो एक ही बार होता है, आप एक ही बार करते हैं, उसके बाद साल दर साल क्या करते रहते हैं, उसके ऊपर कलर करते रहते हैं। जो पुट्टी आपने करवाए थे वो आपका कैपिटल नेचर एक्सपेंस होता है, बट जो आपका पेंट होता है उसके ऊपर, जो हर साल आप करवाते रहते हैं, वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस रहता है। वही जगह पर जो आप, एक बात आपको और एक ध्यान में बताता हूँ, पहले आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। पहले सपोज कीजिए मैंने एक बिल्डिंग परचेज करा, मशीन परचेज करा, ये तो है ही है। अब मैंने एक सेकेंड हैंड कोई मशीन परचेज किया, सेकेंड हैंड कार परचेज किया है बिजनेस के लिए, सेकेंड हैंड स्कूटर परचेज किया है बिजनेस के लिए, वो सब क्या होगा। आप सोच रहे होंगे सेकेंड हैंड है तो इसका मतलब ये रेवेन्यू है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब आपके लिए एक लंबे बेनिफिट देगा, इसीलिए आपने परचेज किया है ना, तो इसी कारण से वो भी आपके लिए कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस होगा। वही जगह पर अब मान के चलो मैं उनका रिपेयरिंग करवाता हूँ, डेली जो रेगुलर काम के वजह से जो उनका सर्विसिंग होता है या जो रिपेयरिंग होता है, जो बार बार हमें करना पड़ता है, ऐसे रिपेयरिंग को हम क्या बोलेंगे, ऐसे रिपेयरिंग को हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। बट ऐसा कोई रिपेयरिंग करवाते हो जिससे उस एसेट का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है या क्वालिटी बढ़ जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है, ऐसा कुछ हुआ है, नॉर्मल रिपेयरिंग ऑलवेज ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर। बट अगर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए रिपेयरिंग करवा रहे हो तो वो जो खर्चा आप करोगे उसको आप माना जाएगा कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैंने ट्राईसाइकिल परचेज किया था, पैडल वाला, पहले पैडल मारना पड़ रहा था, अब पैडल मारना पड़ा तो जो मैंने परचेज किया साइकिल रिक्शा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए हो जाएगा कैपिटल नेचर एक्सपेंस। बिल्कुल सही कहें। अब साल दर साल जब भी उसको रिपेयरिंग करवाना पड़ता है, कभी टायर चेंज, कभी ट्यूब चेंज, कभी कुछ चेंज करना पड़ता है, जो भी हम खर्चा करवा रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर। बट अब मैंने देखा कि इस पैडल वाले साइकिल से, पैडल वाले ट्राईसाइकिल से, रिक्शे से हमारा कमाई जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम दूरी जा पाता है। तो हमने एक काम करे, उसमें एक मोटर फिट कर दिया जो आपको बैटरी से चल सकता है और एक लंबी दूरी तय कर सकता है, ठीक है ना। तो जो आपने अभी मोटर लगाया उससे क्या हुआ, उससे उसका परफॉर्मेंस कैपेसिटी बढ़ गई। तो ऐसा खर्चा जिससे परफॉर्मेंस से कैपेसिटी बढ़ जाता है एसेट का, ऐसे खर्चे को हम बोलेंगे कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। तो वो नॉर्मल रिपेयरिंग बोल के काउंटिंग नहीं होगा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में रिपेयरिंग करवाया नॉर्मल, तो वो रिपेयरिंग है, वो रिपेयरिंग खर्चा रेवेन्यू नेचर में जाएगा। बट मुझे जरूरत था और एक फ्लोर का, मैंने इसके ऊपर और एक फ्लोर बनाया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए कैपिटल नेचर हो जाएगा। तो कैपिटल रेवेन्यू में एक डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, जो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोला गया है। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बोला जाता है कोई खर्चा रेवेन्यू या कैपिटल होगा, ये बेस करता है दो चीज के ऊपर। क्या दो चीज, एक तो एक्सपेंस का अमाउंट कितना है, और दूसरा उस एक्सपेंस से आपको कितना टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो अमाउंट, खर्चे का अमाउंट, और दूसरा आपका कितने समय काल तक को बेनिफिट मिलेगा। ये दो चीज के ऊपर बेस करता है कि वो कैपिटल होगा या रेवेन्यू। अगर ये दोनों ही ज्यादा होता है, खर्चे का अमाउंट भी ज्यादा, बेनिफिट भी आपको लंबे समय तक मिलता है, तो वो हमेशा कैपिटल में जाएगा। और दोनों में से कोई एक कम है या दोनों ही कम है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे रेवेन्यू नेचर बोलते। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बट जब भी इस मेटेरियल कॉन्सेप्ट की तरफ आप देखेंगे तो आपका ये व्यू क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए ये मार्कर मैंने ये परचेज किया था 25 रुपीज में, जिसका लाइफ हो सकता है 1 साल भी चल जाए, हो सकता है 6 महीने ही चले, हो सकता है 3 महीने ही चले। अब आप बताइए ये 25 रुपए का मार्कर आपके लिए फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट बोल के माना जाएगा। करंट एसेट होगा तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस बोल के खर्चा बोल के दिखाएंगे, और अगर फिक्स्ड एसेट होगा तो फिक्स्ड एसेट बोल के, मतलब कैपिटल नेचर होगा तो फिक्स्ड एसेट बोल के दिखाएंगे। तो अब बताइए ये किस में जाएगा, फिक्स्ड एसेट में या करंट एसेट में? बताइए, ये आपका एक बार का खर्चा बोल के ही माना जाएगा। बिल्कुल सही, आपने सही सोचे, ये आपका कैपिटल नेचर नहीं है।
बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो अमाउंट भी कम है, लाइफ ज्यादा हो सकता है बट अमाउंट भी कम होने के वजह से, अमाउंट कम होने के वजह से लाइफ का भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। लाइफ कम है, अमाउंट भी कम है, तो आप बोल सकते हो ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस है। बोल सकते हो नहीं, ये बोलोगे ही, क्यों मेटरनिटी कॉन्सेप्ट में ऐसा बोला गया है। अगर मैं मान लेता नियॉन साइन बोर्ड खर्चा बहुत मोटा होता है, बट अगर लाइफ देखा जाए तो 2 महीने भी चल सकता है, 3 महीने भी चल सकता है, लाइफ का कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसे खर्चे को, एडवर्टाइजमेंट खर्चा जो होता है ऐसे बोर्ड बनाने के लिए, इसको आप कैपिटल नेचर नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ का कोई पता नहीं है। तो जिस खर्चे का लाइफ का कोई पता नहीं है, हो सकता है मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, हो सकता है वो 2 महीने चले, हो सकता है वो 3 महीने चले, हो सकता है वो 1 साल से ज्यादा भी चल जाए, ऐसे खर्चे को हम हमेशा रेवेन्यू बोल के ही मानते हैं। बट जिसका कंसिस्टेंसी है लाइफ का भी और पैसा भी ज्यादा है, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे खर्चों को हम बोलेंगे कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। समझ गए आप? तो ये था हमारा दूसरे टाइप अकॉर्डिंग टू नेचर। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेके बात करने जा रहे हैं, इसको रिलीज करें। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। कैश के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बेस करके हम खर्चे को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। कैश के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बेस करके हम खर्चे को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, एक तो कैश एक्सपेंसेस और दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या? उधारी है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस जिसके वजह से कैश या फंड का आउटगोइंग होगा, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? कैश एक्सपेंस। मतलब जिस खर्चे की वजह से पॉकेट से कैश जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? कैश एक्सपेंसेस। बट जिस खर्चे के वजह से जब आप खर्चा दिखा रहे हो उस टाइम आपके जेब से कोई कैश या बैंक आउटगोइंग नहीं होगा, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस। जैसे कैश एक्सपेंस तो ऑल एक्सपेंसेस ही होता है, ऑल एक्सपेंस एक्सेप्ट नॉन कैश। नॉन कैश छोड़ के बाकी सभी कैश एक्सपेंस बोल के माना जाता है। अपने सैलरी दिए, रेंट दिए, वेजेस दिए, कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी खर्चा कर रहे हो जिसके वजह से आपका कैश या फंड जा रहे हैं या आपका बैंक जा रहा है, वो सब आपका कैश एक्सपेंस बोल के माना जाता है। क्यों? आपके पॉकेट से कैश या बैंक जा रहा है ना। बट वही जगह पर नॉन कैश एक्सपेंस जिसमें से आपका कैश या बैंक कुछ भी नहीं जाएगा, फिर भी आप खर्चा बोल के दिखा रहे हो। जैसे एग्जाम्पल में आता है डेप्रीशिएशन, डिस्काउंट दे रहे है ना, तो ये सब क्या है? ये आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्यों बता सकते हो? जब आप डेप्रीशिएशन दिखाते हो एसेट के ऊपर, एसेट का वैल्यू जो रिड्यूस हुआ है उसको हम डेप्रीशिएशन बोल के दिखाते हैं, उसको खर्चा बोल के दिखा देते हैं। बट क्या उस खर्चे के टाइम या जब आप खर्चा बोल के दिखा रहे हो, क्या उस टाइम आपके जेब से पैसा जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इसी कारण से ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस। और बाकी जितने भी खर्चे होते हैं जिनकी वजह से पैसा जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे? कैश एक्सपेंस। तो ये था हमारा एक्सपेंस का क्लास। शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है, आप हमारा नेक्स्ट सेशन में 10 से 11 में पूछ सकते हैं, 10 से 10:30 के अंदर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद।